ओके, रीडिंग 64, क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। तो दिवाली के पहले संडे मैंने क्रेडिट रिस्क का चैप्टर करवाया था, बराबर। क्रेडिट रिस्क होता है पैसा वापस ना आए, राइट, और पैसा वापस ना आए दैट इज डिफॉल्ट, बट उसके अलावा भी अगर डाउनग्रेड हो गया तो वो भी रिस्क है। वो सारी चीजें वी हैव डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। कल मनन सर ने क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट करवाया होगा, राइट, मतलब जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, राइट, उसमें क्या क्या चीजें ये लोग देखते हैं। आज का ये जो चैप्टर है वो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, मतलब जो कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है, जो कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, ठीक है। So it starts off by saying that analysts will use both qualitative and quantitative factors. और बहुत सारी बार क्रेडिट रिस्क में क्वांटिटेटिव के मुकाबले क्वालिटेटिव ज्यादा या इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। So qualitative factors include business model, degree of competition, business risk and quality of its corporate governance. तो बिजनेस मॉडल कि भाई पैसा कहां से प्रोड्यूस हो रहा है ना। हमने अभी अभी देखा है वीवर्क करके कंपनी थी, राइट, तो एक जमाने में कुछ 40-50 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था एंड इट हैज टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, है ना। तो बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है। चेंजेस इन बिजनेस मॉडल विल इंक्रीज बिजनेस रिस्क। फिर इंडस्ट्री कैसी है, कंपटीशन कैसा है, इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। देन बिजनेस रिस्क, high credit quality issuers have low risk of unexpected deviations from expected revenues and margin. Business risk can originate from issuer specific, industry specific or external sources. फिर corporate governance, तो sufficient processes in place relating to fair and legal treatments of debt holders. Generally when we say corporate governance, perspective is of shareholders, but in credit risk perspective is of bondholders, right. Specific concerns include debt governance and accounting policies. तो कैसे governance क्या है पढ़ो एक बार। तो क्या लिखा है कि फॉर अनसिक्योर्ड इश्यूअर्स likely that covenants are primarily affirmative, मतलब ये चीज करने की। Analyst must assess the potential for management to issue additional debt
that would dilute the claims of existing debt holders. और जो थोड़ी खराब क्वालिटी वाले होंगे, हाई yield issuers, they are likely to have negative covenants. मतलब ये चीज नहीं कर सकते, उससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. So your analysts need to assess the past action of management for evidence of preferential treatment of equity investors over debt. अगर ऐसा हुआ है तो it's a negative, right? और accounting policies में fraud is obvious concern, aggressive accounting policies है तो भी तकलीफ है. फिर off balance sheet financing, कई बार लीज से ऐसा कुछ कर लिया है जो बैलेंस शीट पे नहीं है, या some other methods, so those are red flags. Heavy preference for capitalizing rather than immediately expensing, मतलब खर्चे आप P&L के बदले बैलेंस शीट में डाल रहे हो, right, to overstate the profits, तो ये भी एक problematic sign है. Frequently changing auditors, think Baiju, right, Adani, Baiju, बराबर, तो again it's a negative sign. Chief Financial Officer, think Baiju, right? वेदांता का CFO बाइजू में आया था, 6 महीने में वापस वेदांता चला गया. वेदांता पहले से माशाल्लाह गिना जाता है, right? So वेदांता का भी बाइजू में नहीं चला, तो बाइजू तो मतलब किस लेवल का होगा. ठीक है, so these are all the qualitative factors. फिर क्वांटिटेटिव में तो बहुत सारा आएगा, सारे रेशियोज और वो सब आएगा. So estimating future financial statements and cash flows to identify key factors driving the probability of default and loss given default. और वो सब कैसे चेंज होगा इकोनॉमिक साइकिल के साथ. तो जो अनसिक्योर्ड है उसको तो पता है मेरे एलजीडी 100% ही है, गया तो फिर कुछ वापस नहीं आएगा, तो they only tend to look at PD, probability of default. बट जो सिक्योर्ड है उसको ये भी देखना पड़ेगा कि PD as well as LGD कितना होगा. फिर quantitative analysis can be performed on a top down और bottom up और both. टॉप डाउन मतलब ऊपर इकोनॉमी से चालू करो कि पूरी इकोनॉमी कैसी है, सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, कंपनी कैसा है, राइट. जबकि बॉटम अप इश्यूअर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक चीजों से चालू होगा. हाइब्रिड मतलब बोथ. अच्छा, फिर ये अच्छा लिखा है, all else equal, companies are determined to be of higher credit quality if issuer has strong operating profit EBIT and recurring revenues, right. ये सपोज मेरे बिजनेस में भी कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास कि जो सालों साल आते हैं, फेल होते हैं right? लेकिन जैसे किसी ने मेरे साथ कैट किया, फिर उसी ने CFA किया, फिर L1 से L2 किया, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके कस्टमर्स आपके पास वापस आ रहे हैं. सो दैट्स अ गुड कैरेक्टरिस्टिक, राइट. तो मैन्युफैक्चरिंग और उसमें भी बहुत सारे ऐसे रेगुलर कस्टमर्स कंपनीज के होते ही हैं जिसके रिपीट ऑर्डर आते ही रहेंगे. फिर ऑब्वियसली लो लेवल्स ऑफ लेवरेज, तो अच्छा ही है. लेस रिलायंस ऑन डेट, हाई कवरेज ऑफ डेट सर्विस पेमेंट्स विद पीरियोडिक इनकम. अगर डेट है तो उसका सर्विसिंग के लिए अपने पास काफी कैश फ्लो अवेलेबल है. एंड हाई लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म डेट पेमेंट्स. ओके, फाइन. तो अभी वी आर लुकिंग एट फाइनेंशियल रेशियोज जो खास क्रेडिट एनालिसिस में यूज होते हैं, और वो तो डिटेल में तो इसमें आएगा ही आपका एफएसए में. तो यहाँ इन लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है अलग अलग चीजों का. तो पहला लिखा है एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन.
तो एबिट होता है वो ऑपरेटिंग इनकम है, एबिटा मतलब ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, मतलब इट इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, ऑल्दो इट इज नॉट अ परफेक्ट प्रॉक्सी फॉर कैश फ्लो, बट फिर भी आइडिया आता है। ड्रॉबैक इज दैट इट डज नॉट एडजस्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दैट्स अ वैलिड ड्रॉबैक, कि एबिटा तो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन वो जनरेट करने के लिए अगर फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, अगर करंट एसेट्स या वर्किंग एसेट्स में बहुत पैसा डालना पड़ रहा है तो देन यू मे नॉट बी वेरी हेल्दी। सपोज मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, राइट, एबिटा मेरा अच्छा करना है, और इसके लिए मैं कस्टमर्स को ऐसा बोलूं कि हाँ एडमिशन ले लो, पहले तो आपको 20% भी भरना है, ठीक है, बाद में फिर 6 महीने पे और 20% भरना, फिर और 20% भरना, राइट, तो दैट मींस मेरे रिसीवेबल्स बहुत बढ़ जाएंगे, मेरे रिसीवेबल्स बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल में मैं बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि रेवेन्यू एबिटा सब बढ़ जाएगा, इफ आई एम स्ट्रेट अवे रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू, राइट। बाय द वे बायजू ऐसा करता है, राइट, बायजू भैया क्या करते थे कि कस्टमर को पैकेज बेचते थे, पैकेज 2 साल का, पेरेंट्स को बोलते थे अरे टेंशन क्यों लेते हो सर, आपको तो हर मंथ भरना है, नहीं भरना है बंद कर देना, राइट, और करता ऐसा था कि साइन करवा के उससे वो लोन एग्रीमेंट साइन करवाता था कि इफ आई एम साइनिंग अप तो एक्चुअली मैंने 2 साल का लोन ले लिया, समझ में आया, तो बायजू को एक साथ 2 साल का पैसा मिल गया लोन वाली कंपनी से, और फिर पेरेंट्स को 2 साल लोन भरना है, तो तीसरे चौथे महीने जब उनको कैंसिल करना था तब उनको पता चलता था कि तुम तो लोन ले रहे हो और आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे झोल थे। So that is EBITDA. Another is जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें से आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज CFO ले सकते हो। It is calculated as net income मतलब नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश चार्जेस डेप्रिसिएशन जैसा माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो EBITDA का जो एक प्रॉब्लम था वर्किंग कैपिटल को अकाउंट नहीं करता था वो इसमें सॉल्व हो गया, बट अभी भी फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा जा रहा है वो इसमें माइनस नहीं करना है। फिर और एक है FFO which is funds from operations, net income plus depreciation, amortization, deferred taxes, other non cash items. So this is just a cash flow, इसमें भी वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड एसेट माइनस नहीं कर रहे। फिर सबसे बढ़िया अगर कर सको तो फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो निकालो, या CFO जो था ना जिसमें वर्किंग कैपिटल माइनस हो रहा था ना, उसमें से फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर लो, तो फ्री कैश फ्लो ये इतना पैसा बच रहा है दूसरी चीजों के लिए, राइट। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। डिस्क्रिशनरी मतलब ये बंधा हुआ नहीं है, वो जो बचा उसके साथ कंपनी कुछ भी कर सकती है। एंड रिटेन कैश फ्लो इट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस डिविडेंड्स। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसमें से जो वापस कर दिया वो माइनस करो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या लेने का वो डिपेंड करेगा। ऑनलाइन ठीक है? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू फाइन। फिर फिगर में दिया है कॉमन क्रेडिट रेशियोज। एबिट मार्जिन, मार्जिन जनरली ऑलवेज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू होता है, बराबर, हायर द बेटर। फिर एबिट टू इंटरेस्ट, अगेन हायर द बेटर।
डेट टू एबिटा लोअर द बेटर, और आरसीएफ रिटेन कैश फ्लो टू नेट डेट। नेट डेट मतलब डेट में से कैश माइनस कर लो, हायर द बेटर। तो नेक्स्ट एग्जांपल कॉम्प्रिहेंसिव दिया है, वो पढ़ो, अपने करते हैं सॉल्व। सब में आगे सॉल्व करा तो इजी है, एग्जांपल में आगे सॉल्व करा तो इजी है। हां लेट करती है, हां ऐसा नॉट क्लियर हो जाता है जल्दी। तो दो कंपनी दी है, यॉर्क और जेल। यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कवरेज एंड लेवरेज रेशियोज, मतलब सारे के सारे कर दिए, राइट। सो लेट अस डू फॉर यॉर्क। EBIT by revenue, तो यॉर्क का EBIT दिया है 550,000 अपॉन रेवेन्यू इज 2.2 million। तो 0.25, 25%। जेल का 0.205 आ रहा है। So York is better. With coverage, EBIT upon interest, again 550,000. Interest expenses 40,000. 55 by 4, 13.75 आएगा। इसका 14.1 है, तो यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा है, मार्जिनल बट ज्यादा अच्छा है ना। फिर डेट टू एबिटा,
EBITDA डायरेक्टली नहीं दिया है, EBIT 550,000 प्लस डा 220,000 और लॉट का डेट कितना है 1.9 मिलियन। लाख मिलियन की डैम 7,17,000 तो this is coming out to be around 2.5 और इसमें 0.9, तो ये एकदम बढ़िया है। ये जितना कम हो उतना अच्छा ना। Yes, sir. तो जेल अच्छा है और काफी सिग्निफिकेंट फर्क है, isn't it? और फिर RCF रिटेन कैश फ्लो अपॉन नेट डेट, RCF अपॉन नेट डेट। तो RCF में लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो ले लेने का 3 लाख दिया है, उसमें से डिविडेंड माइनस करने का 30,000 और नीचे टोटल डेट माइनस कैश एंड मार्केटेबल, तो 19 लाख माइनस 5 लाख 14 लाख, so 2,70,000 by 14 lakh is 0.19 versus इसका 0.38, so here also ZAIL is better, है ना, रिटेन कैश फ्लो ज्यादा है उसके पास, so net it looks as if यॉर्क के मुकाबले ZAIL ज्यादा अच्छा क्रेडिट क्वालिटी है, ठीक है ना। ऑनलाइन फाइन ओके क्लास, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ ऑनलाइन क्लासरूम, ठीक है Yes. ओके। अच्छा अभी सीनियरिटी रैंकिंग्स, तो जो कंपनीज बॉन्ड निकालती है वो बहुत अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, राइट, अलग अलग क्लेम्स होते हैं, अलग अलग सीनियरिटी होती है, सो वी शुड नो द बेसिक टर्म्स और उसका क्या मतलब है। Each different type of bond of a particular issuer is ranked according to a priority of claims in the event of default. अगर डिफॉल्ट होता है तो पहला नंबर किसका लगेगा वो डिफाइंड होता है। Bonds position in the priority of claims to the issuer assets and cash flows is referred to as seniority ranking. That can either be secured or unsecured. Secured मतलब पर्टिकुलर एसेट्स की सिक्योरिटी है कि अगर कैश फ्लो इनफ नहीं हुए तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो पर्टिकुलर एसेट्स को बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं, दैट इज सिक्योर्ड, राइट। अनसिक्योर्ड मतलब जनरल कैश फ्लोज है वो है, कुछ ऐसा डेजिग्नेटेड चीज नहीं आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड के मुकाबले जनरली सिक्योर्ड कम क्रेडिट रिस्क रखेगा। Unsecured debt represents a general claim to the issued assets and cash flows. Secured debt has a higher priority of claims than unsecured debt. अच्छा फिर बोल रहे secured debt, this is interesting.
can be further distinguished as first lien where a specific asset is pledged or first mortgage where a specific property is pledged. देखो लियन और मॉर्गेज में जो फर्क है ना वो सिर्फ लीगल टर्म्स का है. कुछ चीजें खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, घर है ऐसा कुछ है या ऑफिस है गोडाउन है, तो उसमें उसको मॉर्गेज बोलते हैं. जबकि स्टॉक है कि कुछ और चीजें रिसीवेबल्स है उसको प्लेज या हाइपोथिकेशन बोलते हैं. बट मोटा मोटा इकोनॉमिकली इट इज सिमिलर, राइट. अच्छा, तो वो फर्स्ट लियन है. फिर सीनियर सिक्योर्ड सेकंड लियन भी हो सकता है या जूनियर सिक्योर्ड, मतलब ये सब कम सिक्योरिटी वाले होंगे, कम ज्यादा रिस्की होंगे ये सब. Unsecured debt is further divided into senior, junior and subordinated gradation. मतलब देखो ओवरऑल है ना, कभी भी सीनियर नाम आए तो कम रिस्क, जूनियर नाम आए तो ज्यादा रिस्क, सबऑर्डिनेट नाम आए तो ज्यादा रिस्क, सिक्योर्ड नाम आए तो कम रिस्क, अनसिक्योर्ड नाम आए ज्यादा रिस्क. The highest rank of unsecured debt is senior unsecured. Subordinated debt ranks below other unsecured debt. तो देखो वो 7 आपको हायरार्की दी हुई है, प्रायोरिटी का लिस्ट दिया हुआ है, वो पढ़ो. फर्स्ट लियन या फर्स्ट मॉर्गेज वो सबसे सिक्योर, फिर सेकंड लियन को सीनियर सिक्योर बोलते हैं, फिर जूनियर सिक्योर, फिर अनसिक्योर चालू हुआ उसमें सीनियर, फिर सीनियर सबऑर्डिनेटेड, फिर सबऑर्डिनेटेड, फिर जूनियर सबऑर्डिनेटेड. All debt within the same category is said to rank pari passu. मतलब सपोज सीनियर अनसिक्योर्ड में कंपनी के 5 अलग अलग बॉन्ड्स है, तो वो पांचों 5 बॉन्ड होल्डर्स को सिमिलर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. अच्छा, any senior secured claims that are not made by the value of collateral upon which they are secured will automatically rank pari passu with senior unsecured claims in the bankruptcy process. मतलब अगर कम पड़ता है एसेट तो उसके बाद वाली जो कैटेगरी है उसमें वो गिना जाएगा. रिकवरी रेट्स आर द हाईएस्ट फॉर डेट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स. वो तो सिंपल है कि जितना ऊपर आपका होगा उतना रिकवरी का चांस और रिकवरी का अमाउंट बढ़ जाएगा. डिक्रीज विद ईच लोअर रैंक ऑफ सीनियरिटी. जितने लोअर जाओगे उतना क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा. In a default or reorganization, senior lenders have claims on assets before junior. Equity तो एकदम बाद में आता है. ये 7 लिखा है उन सबके बाद इक्विटी, और इक्विटी में भी 7 के बाद प्रीफर्ड जो इक्विटी है वो, और लास्ट में ऑर्डिनरी कॉमन इक्विटी. लेकिन ये सब जो बातें वो पेपर पे, एक बार बात कोर्ट में चली गई तो ये लिखा है ना कि a strict priority of claims however is not always applied, because then when the court process starts there will be lot of negotiation, और सबका ऐसा भी ट्राई होगा कि हो सके उतना अपना पैसा जल्दी निकले. राइट, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 मेरा नंबर 3rd पे है, राइट, लेकिन आई माइट बी नेगोशिएटिंग विद 5th और 6th कि कुछ साथ में करते हैं जल्दी पैसा वापस आए, तो उसमें फिर आउटकम्स आर डिफाइंड बाय legal process and negotiation. In many cases, lower priority debt holders may get paid even if senior debt holders are not paid in full, in order to accelerate the bankruptcy process. तो फास्ट करने के लिए कई सारे फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें ये प्रायोरिटी मेंटेन नहीं होगा. Bankruptcies can be costly and take a long time to settle, during which the value of a company's assets could deteriorate due to a loss of customers and key employees.
वही लीगल एक्सपेंसेस अमाउंट। तो इसके कारण सबको जल्दी होती है सेटल करने का। अच्छा, फिर रेटिंग एजेंसीज रेट बोथ द इश्यूअर एंड द डेट इश्यू। मतलब दो रेटिंग होते हैं, एक तो कंपनी का रेटिंग और कंपनी जो बॉन्ड इश्यू कर रहा है उसका रेटिंग, राइट। Issuer credit ratings are called corporate family ratings, CFR। और ये याद रखना कि वो किसके ऊपर होता है कि उनका सीनियर अनसिक्योर्ड डेट है ना, मतलब टाटा स्टील है तो टाटा स्टील का सीनियर अनसिक्योर्ड डेट वो मान लो BB है, तो टाटा स्टील का खुद का रेटिंग भी BB। अब टाटा स्टील शायद एकदम कोई जूनियर अनसिक्योर्ड कुछ लाए तो उसका रेटिंग BB से खराब भी हो सकता है। एकदम कोई फर्स्ट मॉर्गेज वाला लाए तो BB से अच्छा भी हो सकता है पर्टिकुलर बॉन्ड का। लेकिन कंपनी का रेटिंग और ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है सीनियर अनसिक्योर्ड, वो दो सेम होंगे। इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग्स आर कॉल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स। तो याद रखना ये टर्म कि कंपनी का रेटिंग मतलब कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग और बॉन्ड का रेटिंग मतलब कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग। Okay. The rating of a firm's individual bonds can differ from its issuer rating। वो तो है क्योंकि सीनियरिटी कवर्नेंस सब अलग अलग होगा। और ये जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं नॉचिंग। कंपनी का रेटिंग अलग और बॉन्ड इश्यू का रेटिंग अलग, दैट इज कॉल्ड नॉचिंग। फिर दूसरा फैक्टर है वो स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन। वो पढ़ो एक बार, मैं समझाता हूं। तो स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन मतलब कभी कभी होल्डिंग कंपनी होता है, मतलब होल्डिंग कंपनी पेरेंट होगा और उसके नीचे सब्सिडियरी होगा। होल्डिंग कंपनी का भी डेट होगा, सब्सिडियरीज का भी डेट होगा। और सब्सिडियरीज डेट कवेनेंट may restrict the transfer of cash or assets upstream to the parent company before subsidiary's debt is serviced। मतलब सपोज टाटा सन्स है, राइट, टाटा सन्स है और टीसीएस है। टाटा सन्स इज द पेरेंट और टीसीएस है, टीसीएस के बॉन्ड्स है और टीसीएस के बॉन्ड्स में कवेनेंट है जो बोलते हैं कि इनको पैसा मिल जाए उससे पहले टीसीएस कैनॉट सेंड इट्स कैश टू टाटा सन्स, राइट। ऐसा कवेनेंट हो सकता है।
such a case, even though the parent company's bond are not junior to subsidiaries bond, the subsidiaries bonds have a priority claim to the subsidiaries cash flow. So parents bonds are effectively subordinated to subsidiaries bond. मतलब इसके भी bond है और इसके भी bond है, right? Let us say these are bonds A, these are bonds Z. तो A is safer than Z क्योंकि कवेनेंट्स ऐसे हैं कि टीसीएस का पैसा पहले बॉन्ड ए को ही जाएगा, उसके बाद ही टाटा सन्स और टाटा सन्स के थ्रू बॉन्ड जेड को जा सकता है. मतलब ऑल्दो देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बट स्टिल वी वुड से कि ए इज जूनियर, सॉरी जेड इज जूनियर टू ए. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन क्योंकि कवेनेंट्स ऐसे डाले. उल्टा भी हो सकता है कि कवेनेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके कवेनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, राइट? और इसके कवेनेंट में ऐसा है कि जरूरत पड़ी तो टाटा सन्स टीसीएस के कैश फ्लो यूज कर सकता है. तो पूरा उल्टा हो जाएगा कि नाउ ए इज स्ट्रक्चरली सबऑर्डिनेटेड टू जेड, तो फिर जेड का रिस्क कम है और ए का ज्यादा है. तो इसलिए अगर आपको क्रेडिट रिस्क निकालना है तो सब्सिडियरी में क्या चल रहा है, क्या कवेनेंट्स है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है? ऑनलाइन अंडरस्टूड? ओके. फिर लास्ट पैराग्राफ, नॉचिंग इज लेस कॉमन फॉर हाईली रेटेड इश्यूअर्स देन लोअर रेटेड इश्यूअर्स. याद रखना, जो बहुत हाई क्लास कंपनी होगी उसमें उतना नॉचिंग नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सब एकदम हाई क्वालिटी है. कोई भी तुम्हारा सिक्योर्ड हो के अनसिक्योर्ड हो के ये वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. जबकि लोअर रेटेड होंगे तो उसमें बेसिकली गरीब है, लेकिन फिर कुछ बॉन्ड निकाले होंगे जिसमें बहुत सिक्योरिटी डाली होगी तो उसमें हाई रेटिंग होंगे, तो नॉचिंग का काफी आपको देखने को मिलेगा. For firms with high overall credit ratings, differences in expected recovery rates among individual bonds are less important, so their bonds might not be notched at all. Notching हो भी नहीं बहुत हाई क्वालिटी में. For firms with higher probability of default, differences in expected recovery rates among the firm's bonds are more significant. हाई क्वालिटी है तो डिफॉल्ट का सवाल ही नहीं आने वाला है. अब डिफॉल्ट का सवाल ही नहीं आएगा तो बोले सिक्योर्ड है कि नहीं है कि कौन सा नंबर है, those things are not very relevant. तो नॉचिंग का कोई मतलब नहीं. लेकिन अगर लोअर रेटेड है तो पूरे डिफॉल्ट तो हो जाएगा. अब डिफॉल्ट होगा तो किसके हाथ में क्या आएगा वो सब देखना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके हाथ में कुछ अलग अलग आ सकता है, तो उसमें नॉचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है. So notching is more likely for issues with lower credit worthiness in general. Okay? देखो अभी है ना, इन लोगों ने क्या कर दिया है, ये चैप्टर्स छोटे छोटे बना दिए. What it also means is that ज्यादा डिटेल में आपको और हमको पढ़ना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? So register that change. ये पहले क्या था कि एक ही चैप्टर में सब दिया था, तो इट्स फाइन. माइनर चीजें मिस आउट अगर हो जाए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. अभी क्या है, दे हैव मेड एवरी चैप्टर वेरी कॉम्पैक्ट, लेकिन फिर उसके अंदर जो जो भी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है? कर लो क्विज.
करा क्या हो रहा है? Okay, first, which of the following scenario is most likely to occur as a result of corporate issuer moving from unsecured debt to secured debt? बी तो नहीं आएगा, ए उसका रीजनिंग भी पढ़ो. Offering secured debt, issuer may attract investment from investors that would otherwise not invest because पहले रेटिंग गंदा होगा, अभी अच्छा रेटिंग मिलेगा तो नए टाइप के इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं. The absolute priority of claims in bankruptcy might be violated because creditors negotiate a different outcome. Notching is best described as a difference between issue and issue. ठीक है. Higher credit risk is indicated by higher debt to EBITDA. Lower होना चाहिए. ठीक है. So that is the end of 64 and in fact that is the end of credit risk. Credit risk के 3 चैप्टर्स हैं ना. सिंपल वाला क्रेडिट रिस्क, फिर सोवरेन और कॉर्पोरेट. नेक्स्ट संडे से वैल्यूएशन स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. ठीक है. मौसम अच्छा है, घूमने जाओ. नेक्स्ट संडे प्रैक्टिकल टॉपिक चालू होंगे. फिक्स्ड इनकम, यस. चलो ऑनलाइन बाय.